हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स तत्वों का वर्गीकरण। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि तत्वों का वर्गीकरण कैसे हुआ, कैसे हमारे तत्व पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में रखे गए या फिर एक पीरियड में रखे गए। तो इसके बारे में हम जानने से पहले जानेंगे कि तत्वों को किस तरीके से खोजा गया, तत्व हमारे हैं कितने और किस किस साइंटिस्ट ने तत्वों की खोज की और किस बेसिस पे की। तो इस चैप्टर में यही है, तत्वों का वर्गीकरण। जैसा कि हमको पता है कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है 103, लेकिन यहाँ पे जो पूरे एलिमेंट्स हैं वो हैं 114 से अधिक तत्व ज्ञात हो चुके हैं। जैसा कि आपके जो आवर सारणी है उसमें 103 ही है, आप देख सकते हैं। लेकिन प्रकृति में, हमारे नेचर में जो होते हैं तत्व वो हैं 114 से अधिक। यहाँ पे जैसे लिखा है क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा, प्रकृति में 114 से भी अधिक तत्व ज्ञात हो चुके हैं। इन सभी तत्वों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के अंतर में बांटा गया है। मतलब उनके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, इस प्रॉपर्टी के बेस पर उनको अलग अलग ग्रुप में, समूह में बांट कर रखा गया है। तो तत्वों का वर्गीकरण का विकास कैसे हुआ, कैसे तत्वों को बांटा गया? तो सर्वप्रथम सभी तत्वों को अधातुओं तथा अधातुओं में विभाजित किया गया। फर्स्टली जो किया गया तत्वों को किस बेस पे, धातु और अधातु के बेस पे। परंतु यह वर्गीकरण मान्य नहीं रहा, क्योंकि बहुत से ऐसे तत्व पाए गए जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे हमारा दो तत्व हैं, एक है आर्सेनिक, एक है जर्मेनियम। ये दोनों ऐसे तत्व हैं जिनमें बिहेवियर जो है वो धातु का भी पाया जाता है और अधातु का भी पाया जाता है। जैसा कि हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा ही है, धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। तो ये भी हमारा फेल हुआ। उसके बाद जो वर्गीकरण आया वो है प्राउड की परिकल्पना, मीन्स हाइपोथेसिस ऑफ प्राउड। प्राउड हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या परिकल्पना की, उन्होंने अपने बेस पे क्या बताया। सन 1815 ईस्वी में प्राउड ने डाल्टन द्वारा निर्धारित तत्वों के परमाणु भारों की सूची का अध्ययन किया। डाल्टन ने परमाणु भारों की सूची बनाई थी। उनके अध्ययन से प्राउड ने क्या किया, उनकी परिकल्पना के अनुसार सभी तत्व हाइड्रोजन के परमाणु से बने हैं, परंतु यह परिकल्पना विफल हो गई। उन्होंने इस बेस पे किया था कि जो परमाणु भार की सूची का अध्ययन किया और उनके बेस पे बताया कि जो तत्व हैं हाइड्रोजन के परमाणु से बने होंगे, लेकिन ये जो है वो फ्लॉप हो गया। उसके बाद अलग जो हमारी विकास की वर्गीकरण की विधि आई वो है डाबे-राइनर। तो डाबे-राइनर का क्या था, तो डोबे-राइनर के त्रिक समूह, डोबे-राइनर के त्रिक समूह में क्या है कि डोबे-राइनर ने सन 1829 ईस्वी में समान गुणधर्म वाले तीन तीन तत्वों के समूह बनाए। उन्होंने बताया, क्या बताया उन्होंने बताया, उनका जो रूल है, यदि समान गुण वाले तीन तत्वों को एक ही समूह में बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए। तीन तत्व ले लीजिए और उनको क्या किया जाए, समान समूह में बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए, तो पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु भारों का माध्य बीच के तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। जैसे आप आवर सारणी में देख सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये क्या है, एक ही समूह में रखे गए हैं। अगर लिथियम का हमको जैसे पता है परमाणु भार 7 होता है, इसका 11 होता है और इसका 19 होता है, ये सब इसके परमाणु भार हैं। कहा जा रहा है कि अगर पहले और तीसरे का परमाणु भार का जो हम योग निकालेंगे, ठीक है, तो वो तीसरे के बराबर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 7 धन 19/2 किया तो 23 आया, और 23 जो है वो क्या है, इसका होता है 23, सॉरी परमाणु क्रमांक मैंने लिख दिया, परमाणु भार लिखना है, इसका 23 होता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जान लिया कि इसका जो है हमारा आ गया परमाणु भार। तो इस टाइप से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन का होता है 35, ब्रोमीन का होता है 81 और आयोडीन का होता है 127। इन दोनों का भी योग किया, 2 से डिवाइड किया तो 81, मतलब बीच वाले का आ गया। लेकिन ये भी रूल क्या हो गया, एक समय बाद फेल हो गया।
यह वर्गीकरण भी सफल नहीं हो सका, क्योंकि सभी तत्वों को ऐसे त्रिक समूह में विभाजित नहीं किया सकता। मतलब कुछ तत्व थे जिसको त्रिक समूह में विभाजित कर सकते, लेकिन सारे तत्वों में ये मेल नहीं हो रहा था, इसलिए इनका ये नियम फ्लॉप हो गया, विफल हो गया। उसके बाद आए ड्यूमा। ड्यूमा की सजातीय श्रेणी थी। अब ड्यूमा ने क्या बताया? ड्यूमा ने बताया 1853 ईस्वी में समान गुणधर्म वाले कुछ तत्वों के परमाणु भारों में सजातीय श्रेणी गुण पाया। उन्होंने क्या पाया कि कुछ दो तत्व हैं, उनके परमाणु भारों में सजातीय श्रेणी पाया। जैसे यहाँ पे कुछ तत्व ले लिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद Hb और बिस्मथ। ये हमारे कुछ तत्व हैं। इनके परमाणु भार जब देखे गए तो 14, 31, 75, 119, 207। इनमें क्या आया? एक समानता पाई गई, तो इनके समानता के आधार पर इनको सजातीय श्रेणी में रखा गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि चूंकि अधिकांश तत्वों की ऐसी सजातीय श्रेणी नहीं बन सकती, जितने भी अधिकांश तत्व हैं इनके तो बन गए, लेकिन और सारे जो तत्व हैं उनकी सजातीय श्रेणी नहीं बन पाई, इसलिए यह भी प्रयास कैसा रहा? विफल रहा। उसके बाद आया न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अष्टक नियम मीन्स होता है 8, जो एक के बाद 8वें के नंबर आने पे रिपीट करे। यही है हमारा न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो अष्टक नियम के अनुसार यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिखा जाए, इनके नियम के अनुसार तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए, तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। हर 8वां तत्व, जैसे ये हमारा जो आप जानते हैं संगीत के जो सुर होते हैं वो भी होते हैं 7, सा रे गा मा पा धा नी। तो पहले और 8वां क्या होगा? उसका जो समान गुणधर्म होगा वो रिपीट करेगा। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है। इसके बाद हमारा जो सोडियम आएगा वो लिथियम और सोडियम में जो गुण होगा वो समान होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि लिथियम के बाद सोडियम, ये सब एक एस ब्लॉक में रखे गए हैं सारे एलिमेंट्स। तो इसलिए रखे गए हैं क्योंकि इनका जो गुणधर्म है वो मैच करता है। यही है हमारा न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम भी ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका पहले और 8वें में बिहेवियर एक जैसा नहीं था, तो इनका भी नियम जो था वो विफल हो गया। उसके बाद आए लास्ट लोथर मेयर ने एक वक्र के हिसाब से अपनी जो अवधारणा थी उसको बताई। इनके नियम के अनुसार लोथर मेयर ने सन 1869 ईस्वी में तत्वों के परमाणु भारों तथा परमाणु आयतनों में एक लेखा चित्र बनाया उन्होंने किसके बीच में? परमाणु भारों और परमाणु आयतनों के बीच में, जिसे लोथर मेयर वक्र कहते हैं। तो ये रहा हमारा तत्वों का वर्गीकरण का विकास, ये कैसे कैसे हुआ। उसके बाद अब हम बढ़ते आगे कि तत्वों को आखिर किस बेस पे रखा गया। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आती है हमारी, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हमारी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के हिसाब से तत्वों को सारणी में रखा गया। इन्होंने क्या बताया, इनके बेस पे कैसे रखा गया? तो मेंडलीव ने सन 1869 ईस्वी में न्यूलैंड के अष्टक नियम में सुधार करके, मीन्स न्यूलैंड ने जो बताया था अष्टक नियम वो वही था, थोड़ा बहुत उसमें सुधार हुआ। उनको सुधार करके मेंडलीव ने एक नए नियम का स्थापना की, नए नियम का प्रतिपादन किया, जिसे मेंडलीव की आवर्त नियम कहते हैं। अब इनके नियम के अनुसार क्या था? इन्होंने क्या बताया था? यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, उन्होंने बताया कि जितने भी तत्व हैं उनको एक क्रम में, परमाणु भारों के क्रम में, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो उनको उनके गुणों में आवर्तिता पाई जाएगी। आवर्तता मतलब दोहरापन पाया जाएगा, मतलब वो एक दूसरे के आवर्ती होंगे। अथवा ये नियम अगर नहीं समझ में आया, दूसरा नियम क्या कह रहा है, वही नियम है, दूसरे तरीके से कहा गया है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मीन्स तत्वों के जो भी भौतिक गुण और रासायनिक गुण होंगे वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होंगे। अब इनकी उपयोगिता क्या है? मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की उपयोगिता क्या क्या इनके उपयोग हैं? तो पहला है तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा, इन्होंने जैसे कि बताया कि एक के बाद 8वां जो नियम है वो उसी की तरह बिहेवियर शो करेगा जैसे पहला करता है। तो हम क्या करते हैं कि तत्वों के गुणों के अध्ययन में हमको एक सुविधा मिलती है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया।
चूँकि समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया तो सरल तो हो ही जाएगा। सेकेंड जो है तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता, उनका परमाणु भार ज्ञात करने में भी सहायता मिल गया। तीसरा नए तत्व की खोज में सहायता, उसके बाद नए तत्व की खोज में भी सहायता मिल गया कि इस तत्व के बाद अगला जो तत्व आएगा वो इसी ग्रुप में रखा जाएगा, तो इसमें भी हमको सहायता मिल गई। उसके बाद इनके दोस्त तब क्या हुए, इनके डीमेरिट्स क्या हुए। इनके दोस्त में पहला पॉइंट है अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले रखा जाना। अब इनका जो रूल था वो काफ़ी हद तक तो ठीक था, लेकिन कहीं कहीं गलती क्या हुई कि कहीं इनको बताया गया कि पहले से ही इन्होंने बता दिया कि परमाणु भार वाले तत्वों को बढ़ते क्रम में रखा जाएगा, लेकिन दोष कहीं कहीं पाए गए कि अधिक परमाणु भार वाले जो तत्व हैं वो कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले रखे गए। मतलब जो कम था वो उसको पहले रखा गया और जो ज़्यादा था वो बाद में रखा गया, तो इनके दोष पाए गए। दूसरा अनेक नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव, और जो भी स्थान छोड़े गए थे वो अनेक नए तत्वों के लिए अभाव व्यक्त कर रहे थे कि कौन सा तत्व हमारा यहाँ पे आएगा, उसके लिए एक अभाव थी, कमी थी। तीसरा जो है समस्थानिकों तथा संभारिकों का स्थान, इसका भी कोई स्थान नहीं मिला, तो इसके लिए ये भी दोष था। तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी हमने पढ़ चुका है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बाद हम और भी आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बाद क्या क्या और टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आप इतना याद कर लीजिएगा कि तत्वों का विकास कैसे हुआ, वर्गीकरण कैसे हुआ, कौन कौन साइंटिस्ट आए, और न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी क्या है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।